हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने चैनल मैथ जीरो से में, जिसमें हमने क्लास टेंथ मैथ का जो सेट नंबर 1 है वो कंप्लीट कर लिया है। आज बारी है सेट नंबर 2 के विकल्पों की, जो जिसका कोड है 822 IV 2024। अब जो 2025 में एग्जाम होने वाले हैं उसके लिए हम 2024 के सेट सोल्व कर रहे हैं, जिसका आज जो है दूसरे सेट की पहली क्लास है जिसमें हम विकल्प सोल्व करेंगे। देखिए, बिना बात करे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, इसमें हमें क्या दे रखा है, तुम्हें स्क्रीन पे शो हो जाएगा। इसमें लिखा है यदि 65 और 117 के एचसीएफ को 65 P माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो P का मान क्या होगा। हमें दो संख्याएं दे रखी हैं, और क्या क्या संख्याएं हैं, 65 और 117। एक संख्या है 65, एक संख्या है 117। इन दोनों का एचसीएफ हमें दे रखा है कुछ अलग टाइप में। कैसे दिया हुआ है भाई, एचसीएफ दिया हुआ है हमें 65 P माइनस 117, और इसमें हमें P का मान बताना है। ठीक है भाई, हमें जो मान याद करना है वो P का मान याद करना है। चलो आगे, इसमें अगर हमें P का मान याद करना है और इसी का एचसीएफ हमें ये दिया हुआ है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे भैया, इन दोनों का एचसीएफ निकाल लो और इसके बराबर रख दो। भाई ये भी एचसीएफ है और हम जो यहाँ से निकालेंगे वो भी एचसीएफ होगा, तो दोनों एचसीएफ को बराबर रखने पर यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, P का मान। अब एचसीएफ निकालना है तो गुणनखंड विधि से निकाल लो, चाहे भाग विधि से। तो हम इसके गुणनखंड करते हैं 65 के। तो 65 के जो गुणनखंड है वो क्या आ जाएंगे मेरे भाई, 5 से कट जाएगा, 5 ही का ना 5, 5 दिया 15, और ये 13 से कट जाएगा, 13 ही का ना 13। ठीक है, वैसे हम किसके करेंगे, 117 के। तो 117 के जो गुणनखंड है वो क्या आएंगे भाई, देखो 117 किससे कट जाएगा, 7 और 1 8 और 1 9, 3 से। 3 से कटने का नियम क्या है, अंकों को जोड़ के देख लो, अगर इनका योग 3 से कट रहा है तो ये संख्या भी 3 से कटेगी। 3 तिया 9, 2 बचा 27 हो गया, 3 9 27, 3 का ना 3, 3 तिया 9, फिर से यहाँ 13 का ना 13, क्योंकि 13 क्या है, एक अभाज्य संख्या। अब तुम देख पा रहे इनका जो एचसीएफ है वो क्या है मेरे भाई, एचसीएफ क्या होता है, कॉमन फैक्टर। तो यहां से हम कह सकते हैं जो एचसीएफ है वो क्या है, 13। चलो इस 13 को किसके बराबर रख दो, इसके। अब हमें दे रखा है इधर 65 P माइनस 117 बराबर 13। भाई दोनों एचसीएफ में दोनों बराबर होंगे, विकल्प में क्वेश्चन है, मैं तुम्हें सोल्व भी करा रहा हूँ। ठीक है, 117 माइनस में उधर प्लस में जाएगा, तो जाएगा 65P बराबर 13 प्लस का 117। और यहां से अगर मैं P का मान निकालूंगा तो इनको जोड़ दो, 7 और 3 10 का 0, एक हासिल, एक और एक 2 और एक 3, और एक का 1, और बटे में 65। ठीक है भाई, अब 65 दूनी कितने होते हैं, 130, डायरेक्ट हमें पता है। तो यहां से हम कह सकते हैं P बराबर कितना आ गया मेरे भाई, 2। ठीक है भाई, यहां तो समझ में आया। यहां तक मेरे हिसाब से कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, P बराबर 2, ऑप्शन कौन से में है, ऑप्शन नंबर बी है इसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा है इसका, बी। अब देखेंगे हम, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 2 tan 45 डिग्री है ना, बटे 1 प्लस का tan स्क्वायर 45 डिग्री। अब इस सवाल को हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका तो यह है कि 45 की वैल्यू रख दो, 45 की वैल्यू हल्की होती है तो रख दो, तो ये जाएगा 2। 45 की वैल्यू कितनी, tan 45 की 1, ये जाएगा 1। 1 का स्क्वायर करोगे कोई फर्क नहीं, नीचे भी क्या बन गया 2, तो 2 से इसको काटेंगे, 2 को तो कितनी बार कटेगा, 1, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 1। ठीक है भाई, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी। कि कौन से ऑप्शन में, हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भाई, अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल है भैया क्वेश्चन नंबर 3। ये कह रहा है 15 18 और 24 का लैसे होगा। बड़ी हल्की हल्की संख्याएं हैं, 15 18 और 24 का लैसे। इनका लैसे निकालना, फैक्टर कर लो, वैसे भी निकाल सकते हो, ऐसे करके भी निकाल सकते हो, ऐसे निकाल लो और भी आसान पड़ेगा। देखो 3 पंजे 15, 3 छंग 18, 3 अट्ठे 24। अब देखो 2 से काटो तो ये 5 तो ऐसी रहेगा भाई, ठीक है, और 2 तिया 6, ये जाएगा 2 चौक 8। अब ये कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो इन तीनों को पहाड़ों, जो ऐसा कोई पहाड़ा नहीं है जिसके पहाड़े में तीनों संख्याएं आएंगी। अगर ऐसा नहीं है तो ये जो फैक्टर हो गए ना हमारे, ये सारे फैक्टर क्या बनाएंगे, एलसीएम। यानी कौन कौन से फैक्टर भाई, 3 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 4, इनकी अगर हम गुणा कर देंगे तो वही क्या हो जाएगा, हमारा एलसीएम निकालना है ना, हाँ वही हमारा एलसीएम हो जाएगा। कर लो, 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, और ये हो जाएगा हमारा 4 तिया 12, और यहाँ तक कितना हो गया था 30, इन दोनों गुणा करनी है, 12 तिया 36, कितना जाएगा मेरे भाई, 360। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसका, डी। डी में क्या है हमारा 360। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है, ये कह रहा है 148 का सरलतम 148 बटे। क्वेश्चन नंबर 4 हमें कैसे दिया है भाई, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है
कि 148 ऊपर लिखा हुआ है और बटे में लिखा हुआ है 185। ये कह रहा है इसका सरलतम रूप क्या होगा। इसमें ऑप्शन से भी हो जाता है वैसे ऐसे सवाल। अब देखो ऑप्शन में 4, ऊपर 4 भी है, नीचे 5, ऊपर 5 भी है, 5 और 7, इसको काट के 4 या 5 है ना, और इसको काट के 5 या 7। तो ऐसा देखो, अगर ये नीचे जो ऑप्शन दे रखे हैं हमें, तो ऑप्शन हो जाएंगे। अगर हम इनको इससे काट के देखें तो किस संख्या से कट रहा है, पहला ऑप्शन चेक करो। तो 4 से काटूंगा तो 4 तिया 12, और कितना बचेगा यहाँ से 2, ये 28 हो जाएगा। 4 सत्ते 28, ऐसे इसको काटूंगा किससे, 5 से। तो अगर मैं इसको 5 से काटूंगा तो ये क्या आएगा हमारा यहाँ, 5 तिया 15, 5 तिया 15 हो गया। कितना बचा 3, 5 सत्ते 35। तो दोनों काट के 37 आ रहा है, इससे भी इससे भी, यानी कि बिल्कुल सही कट रहा है, पूरा पूरा कट गया। ये 37 के पहाड़े में आएंगी दोनों संख्याएं। 37 चौका होते हैं हमारे 148 और 37 पंजे होते हैं हमारे 185। इस सवाल को मैं ऑप्शन से चेक करूंगा, ठीक है, क्योंकि देखो 37 एक अभाज्य संख्या है और ये अभाज्य संख्या से कट रहा है, इसका मतलब 37 से नीचे कहीं भी नहीं कटा होगा। तो मैं इसको ऑप्शन से चेक करूंगा, ठीक है। ऑप्शन जो है जो दे रखे ना, उनसे काट के देखो, काट के आ क्या रहा है, ऊपर भी और नीचे भी। जो से पूरा पूरा कट जाए और सेम संख्या आ जाए, वही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, ये तो क्वेश्चन नंबर 4 और इसका आंसर हो जाएगा पहला ही 4/5। इसका आंसर हो जाएगा 4/5, जो ऑप्शन नंबर ए में हमें दे रखा है, ठीक है भाई। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। 5 में क्या कह रहा है, पी के किस मान के लिए समीकरण, हमें दो समीकरण दी हुई है, ठीक है। इसको मैं रफ कर रहा हूँ, तुमने कर लिया होगा। तो यहाँ हमें दो समीकरण दी हुई है। समीकरण देखते हैं क्या दी हुई है। एक है 3x माइनस का 22 प्लस का 8 बराबर का 0, और दूसरी है हमारी 6x माइनस का पी वाई बराबर में दे रखा है 16, ठीक है। अब ये हमसे कह रहा है कि संपाती रेखाएं निरूपित करती हैं पी के किस मान के लिए रेखाएं जो है संपाती हैं। अब तुम्हें पता होगा संपाती कंडीशन के लिए क्या होता है मेरे भाई, जो संपाती कंडीशन है उसके लिए क्या होता है, जो a1/a2 है वो बराबर होता है किसके, v1/v2 के, और बराबर होता है c1/c2 के। हमसे p का मान पूछ रहा है, तो इसके a1 a2 निकाल लो। तो देखो इस समीकरण में ये a है, ये v है, और इसमें c इधर दिया है और इसमें इधर दिया है। तो क्या इस समीकरण को मैं ऐसे नहीं कर सकता, ये इधर प्लस में है तो इधर क्या में जाएगा, माइनस में। तो इसमें मैं यही थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, और इसके बराबर में क्या लिख रहा हूँ मैं, -8, क्योंकि मैंने इसको इधर चेंज किया है, ठीक है। अब देखो a1 क्या है हमारा, a1 है 3, तो a1 की जगह 3 रख दो, और v1 क्या है हमारा 6, तो v कह रहा हूँ a2 क्या है हमारा 6, ठीक है, बराबर v1 मतलब y का गुणांक कितना है, -1, और v2 कितना है हमारा, -p। देखो यहीं से p का मान निकल आएगा, इसकी जरूरत भी नहीं पड़ रही, ठीक है। क्या निकल के आएगा, माइनस से तो माइनस कट जाएगा, 3 गुना 3, 3 दूनी 6, p की गुणा इधर हो जाएगी तो p, 2 की गुणा इधर हो जाएगी तो इधर p बराबर 2, ठीक है। तो p बराबर किसका आ रहा है हमारा, +2। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऐसा ऐसा ऑप्शन है हमारा v। तो 5वीं का क्या हो जाएगा, v, ठीक है मेरे भाई। इतनी बात समझ में, अगला करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है निरूपित रेखाएं परस्पर समांतर हैं तो p का मान होगा। इस बार हमें समांतर दी है और हमसे p का ही मान पूछ रहा है। समीकरण है 3x प्लस का 2py बराबर का 2, और दूसरी समीकरण थोड़ी सी कैसी है भाई, 2x प्लस का 5y, और +1 यहाँ है तो मैं +1 को उधर ले जाऊंगा तो -1 नहीं हो जाएगा। तो दोनों समीकरण अब एक ही रूप में आ गई, ठीक है। अब देखो ये क्या हो जाएगा हमारा a1 v1 और c1, और नीचे वाले क्या हो जाते हैं हमारे a2 v2 और c2 चिन्ह के साथ, ठीक है। अगर किसी को नहीं पता तो मैंने बता दिया। अब हमसे ये क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है कि रेखाएं जो हैं समांतर है, और समांतर रेखाओं की कंडीशन तुम्हें पता है, a1/a2 बराबर होता है v1/v2 के, लेकिन बराबर नहीं होता किसके, c1/c2 के, ठीक है। तो हमें तो यहीं से क्या मिल जाएगा, हमारा p का मान मिल जाएगा। देखो रखो, a1 कितना है, a1 है 3/a2, a2 कितना है 2 बराबर v1 कितना है हमारा 2p/v2 कितना है हमारा, v2 है हमारा 5, ठीक है। अब इसमें कट तो कुछ रहा नहीं, p का मान निकालना है, सबको उधर ले जाओ। ये भाग में गुणा में चला जाएगा, 5 या 15, ये गुणा में भाग में जाएगा 2 दूनी 4 और बराबर p। तो p का जो मान आ रहा है हमारा 15/4। कौन सा ऑप्शन है, पहला ही ऑप्शन में दे रखा है हमें p का मान 15/4, ठीक है भाई। दिख रहा है इधर की साइड, p का मान आ जाएगा हमारा 15/4, वो नीचे की साइड दिख नहीं पाया ना। तो ये सोल्व करके मैं बता रहा हूँ कितना है, तिरछी गुणा करनी है बस, इसकी तिरछी गुणा इधर कर दी तो ये जाएगा 5 या 15 और बटे 4 बराबर p। तो p का मान कितना आ गया, 15/4। ये ऑप्शन नंबर कौन से में, ए में, ठीक है भाई। चलो, अगर मजा आ रहा हो तो एक लाइक कर देंगे। अब हमने क्वेश्चन कितने कर लिए, 6, 7वें क्वेश्चन पे चलते हैं, रफ करते हैं। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं क्या दे रखा है।
क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिया है यदि, इसमें दिया हमें यदि 15 कोट थीटा बराबर 8 तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। चलो इसे तो देखो दो तरीके से एक ही तरीका है कि इसमें त्रिभुज बना लो, इसको इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा हमारा कोट थीटा बराबर 8/15। एक समकोण त्रिभुज बनाओ जरा, एक समकोण त्रिभुज है, इसको मैं ए वी सी नाम दे रहा हूँ, ये कोण में थीटा मान रहा हूँ, ठीक है। अब ये कोण थीटा है तो कोट थीटा बराबर कितना देखा है 8/15 दे रखा है, और हमसे क्या कह रहा है थीटा का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है भाई। ये कह रहा है हाँ तो अच्छा थीटा का नहीं, ये गलत लिखा गया, थीटा का नहीं साइन थीटा का, हमें जो मान याद करना है वो ज्ञात करना है साइन थीटा का, ठीक है। तो कोट थीटा क्या होता है भाई, तुम्हें पता है लाल बटे कक्का से आधार बटे लंब, भाई लाल बटे कक्का से क्या हो जाएगा tan क्या होता है लंब बटे आधार, तो क्या हो जाएगा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। आधार कितना हो गया 8 और लंब कितना हो गया 15, हमें क्या निकालना है कर्ण, तो इसमें पाइथागोरस लगा देंगे, यानी कि जो ए बी का स्क्वायर है, यानी जो कर्ण का स्क्वायर है वो बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यानी कि आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यही तो है। अब बताओ भाई हमें इसका तो निकालना ही है ए बी का स्क्वायर, 8 अट्ठे कितने होते हैं 64, और 15 की अगर मैं 15 का वर्ग देखूं तो वो कितना होता है 225, इन दोनों को जोड़ो जरा, 5 4 9 6 2 8 और 2 का 2, ये हमारा ए बी स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा ए बी कितना आ जाएगा बताओ भाई जरा, ए बी बराबर 17 आ जाएगा नहीं आ जाएगा, क्योंकि इधर स्क्वायर है और इसका अंडर रूट कितना होता है 17, 17 का वर्ग क्या होता है 289। ठीक है भाई, अब हमें क्या निकालना है साइन थीटा, तो हमें पता है हम साइन थीटा कैसे निकालेंगे भाई, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब कितना है लंब 15 है और कर्ण कितना है कर्ण 17 है, तो यही क्या जाएगा हमारा इसका आंसर, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन था हमारा 7वां। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 8, क्या दे रखा है, ये कह रहा है यदि त्रिभुज एबीसी तथा एक्स वाई जेड दो समरूप त्रिभुज हैं तथा कोण ए 75 और कोण बाई 57 हो तो कोण सी का मान होगा, ठीक है भाई। अब हमें क्या दे रखा है, दो त्रिभुज दे रखे हैं, एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज ये है, इस त्रिभुज में ए वी सी नाम दिया है, इस त्रिभुज को एक्स वाई और जेड नाम दिया है। ये कह रहा है जो हमारा कोण ए है, यानी कि जो ये वाला कोण है वो कितना है 75 डिग्री, तो यहां लिख देंगे हम 75। अब ये कह रहा है जो हमारा कोण वाई है, कोण वाई कहां पर है यहाँ पर, ये जो है हमारा 57 डिग्री है, ठीक है। तो कोण सी का मान पूछ रहा है इस वाले कोण का, और हमें एक चीज दी हुई है वो ये है कि त्रिभुज ए वी सी समरूप है त्रिभुज एक्स वाई जेड के। अब देखो इसकी क्या कंडीशन होती है, यदि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज एक्स वाई जेड के तब इन दोनों त्रिभुजों के कोण बराबर होंगे, यानी कि कोण ए बराबर होगा कोण एक्स के, कोण वी बराबर होगा कोण वाई के, और ऐसे ही कोण सी बराबर होगा कोण जेड के, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अगर कोण ए 75 है तो ये भी 75 होगा, और ये 57 है तो ये भी कितना होगा 57 होगा। अब इसमें हमसे तीसरा कोण पूछा है, दो कोण दे दिए, एक इधर की साइड दे दिया एक इधर की साइड, तो हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, यानी कि 75 और 57 और सी को जोड़ूंगा तो वो कितने आनी चाहिए 180। अब यहाँ से हमें सी की वैल्यू निकालनी है, तो ये हो जाएगा 180 माइनस 7 5 12 का 2 एक हासिल, और ये फिर से 7 5 12 और एक 13, तो ये कितना बच रहा है 132। अगर 180 को हम 132 में से घटाएंगे कितना आएगा, घटा लो भाई इसको, 10 में से 2 गए 8, यहाँ बचा 7, 7 में से 3 गए 4, ये कितने डिग्री आ जाएगा 48 डिग्री। तो जो हमारा सी है इसका मान कितना हो जाएगा 48, ऑप्शन नंबर कौन से में है बी, इसका मान कितना हो गया 48, और कौन से ऑप्शन से मैच खाया है वी से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, 9 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 9, बिंदु m -3,4 की मूल बिंदु से दूरी, एक बिंदु हमें दे रखा है m, वो बिंदु है -3,4 और कह रहा है मूल बिंदु से दूरी बताओ, मूल बिंदु होता है हमारा 0,0, ठीक है। अब इसको मैं क्या कह सकता हूँ x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2, मैंने इन बिंदुओं को एक नाम दे दिया x1 y1 x2 y2। अब ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी पूछ रहा है, ठीक है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला तुम्हें पता होगा, अंडर रूट क्या होता है भाई x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब आगे चले तो अंडर रूट। अगर देखो मजा आ रहा हो तो एक बार लाइक कर दो जरूर और एक कमेंट कर दो अच्छी सी। x2 0, 0 में से -3 जा रहा है तो माइनस का 3 ही बचेगा, प्लस y2 माइनस y1, 0 में से 4 जा रहा है तो क्या बचेगा माइनस का 4 ही बचेगा। यहाँ वैसे प्लस हो जाएगा, स्क्वायर कर
स्क्वायर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे ना। तो ये आ जाएगा हमारा अंडर रूट 3 या 9 और 4 चौक 16। तो ये आ जाएगा हमारे अंडर रूट के अंदर 25 और इस अंडर रूट से बाहर लूंगा तो क्या आ जाएगा हमारा 5। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या हो जाएगा 5। कौन से विकल्प है इसका? ये ए से ही मैच खा रहा है, ठीक है, विकल्प नंबर ए। ठीक है भाई, इतना हुआ। अब देखते हैं हम इसका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या दे रखा है, ठीक है। ये कह रहा है बिंदुओं 2,6 और -2,10 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक। जो बिंदु है वो मध्य बिंदु है। एक मैं लाइन खींच रहा हूं ऐसे करके। तो ये लाइन एक बिंदु ये दे रखा है -2,6 और दूसरा बिंदु दे रखा है हमें -2,10। ठीक है, इसको मैं क्या मान रहा हूं, ये हमारा x1 y1 है और ये क्या है हमारा x2 y2 है। अब ये जो बिंदु है इसके मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। मध्य बिंदु के निर्देशांक मतलब m1 m2 क्या है बराबर है, और जब m1 m2 बराबर होते हैं तब इस बिंदु के जो निर्देशांक निकलते हैं जिनको हम x, y कहते हैं, x, y, वो एक छोटा फॉर्मूला होता है जिसको हम x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस का y2 बटे 2 इस नाम से जानते हैं। ठीक है, अब इसमें x1 x2 की वैल्यू रखो जरा। x1 कहा माना मैंने यहाँ माइनस का 2, क्या गया माइनस का 2 प्लस x2 कितना है हमारा फिर से माइनस का 2 और बटे में क्या है इसके 2, y1 प्लस y1 कितना है हमारा 6 प्लस y2 कितना है हमारा 10 और बटे में 2। ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये जुड़ के माइनस का 4 हो जाएगा और इसके बटे में 2 है। ठीक है, दिख रहा है नहीं दिख रहा भाई? देखो इस चीज को यहाँ लिख देता हूँ मैं, -2 प्लस माइनस माइनस, तो ये जाएगा माइनस का 4 बटे 2, ये 6 और 10 16, तो ये जाएगा हमारा 16 बटे 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4। तो जो हमारे निर्देशांक है वो आ जाएंगे माइनस के 2,8। इस बिंदु के निर्देशांक आएंगे। ठीक है भाई, आया था समझ? चलो रफ करते हैं इसे एक बार। ठीक है भाई दोस्तों, क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 11 में क्या दे रखा है, किसी समबाहु त्रिभुज एबीसी में एक हमें समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है। समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या भैया, तीनों भुजाएं समान होंगी और इसका नाम दिया हुआ है हमें ए, बी और सी में यदि एडी लंब बीसी हो तो एडी किस पर लंब है भैया, बीसी पर। ठीक है, तो एडी स्क्वायर बराबर होगा, तो हमसे पूछ रहा है एडी का स्क्वायर किसके बराबर होगा। अब देखो ये अगर 90 है तो ये इससे डाला गया लंब, ये जो बिंदु है ना इसको बराबर भागों में बांटता है अगर त्रिभुज समबाहु है तब, और किसी पे नियम लागू नहीं होता है, सिर्फ समबाहु त्रिभुज पे होता है। अगर मैं इस कोण से इस पर लंब डालूं तो वो मध्य बिंदु पर काटता है। ठीक है, यानी कि जो हमारा यहाँ से हम कहेंगे कि जो बीडी है वो बराबर होगा डीसी। ठीक है भाई, करो जरा। अब इसमें पाइथागोरस लगानी और कुछ नहीं करना। तो तुम्हें पता है अगर एडी का स्क्वायर निकालना है तो वो क्या होगा, कण में से घट जाएगा कौन, आधार, डीसी। ठीक है, अब हमें एडी का स्क्वायर तो निकालना है और एसी स्क्वायर, एसी क्या है हमारी ये वाली भुजा है और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एसी को बीसी लिख सकता हूँ। तो एसी हो जाएगा हमारा बीसी स्क्वायर माइनस का डीसी स्क्वायर। अब मैं ऑप्शन देखूंगा किसमें है, ऑप्शन है डीसी यानी कि सीडी में, सारे के सारे ऑप्शन सीडी में है, तो इसको चेंज कर लो किसमें, सीडी में। तो वीसी क्या है, सीडी का 2 गुना है क्या नहीं है भाई, तो इसे लिख सकता हूँ मैं 2CD, इसका स्क्वायर माइनस डीसी का स्क्वायर, तो ये जाएगा 2 दूनी 4 CD स्क्वायर माइनस का CD स्क्वायर, तो ये बचेगा 3CD स्क्वायर। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर कौन सा मैच खा जाएगा, डी। ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, पाइथागोरस लगाई है, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहा है। कर्ण में से किसको घटा दिया, आधार को घटा दिया। एसी किसके बराबर है, बीसी के, और बीसी सीडी किसके बराबर है, सीडी क्या है, बीसी क्या है, सीडी का 2 गुना। बस इतनी सी बात थी। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इसमें क्या दे रखा है, हमें त्रिभुज एबीसी के शीर्षों के निर्देशांक, बीसी का मध्य बिंदु डी है तो एडी की माप होगी। एक त्रिभुज दे रखा है हमें, ये एक त्रिभुज है, इसमें ये ए है, ये बी है और ये हमारा सी है। इसके निर्देशांक मैं मान रहा हूं कितने, 7,5, इसके मान रहा हूं मैं 5,7 है और इसके मान रहा हूं कि -3,3 है। यदि बीसी का मध्य बिंदु डी है, बीसी पे एक बिंदु है जिसको हमने नाम दिया है डी, बीसी पे एक मध्य बिंदु डी है तो एडी की माप होगी। तो हमसे कह रहा है कि ए से डी की माप ज्ञात कीजिए। अब देखो इसको कैसे करेंगे, पहले तो इस डी बिंदु के निर्देशांक निकाल लो, नहीं निकल सकते, एक मिनट रुको। त्रिभुज एबीसी के शीर्षों के निर्देशांक ये और ये और ये है। यदि बीसी का मध्य बिंदु डी है तो एडी की माप होगी। यदि बीसी का मध्य बिंदु, अच्छा बीसी का मध्य बिंदु है, ये मध्य बिंदु इसके निर्देशांक निकाल लो। मध्य बिंदु से इसको मान लो x1, इसको y1, इसको मान लो x2, इसको मान लो y2। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक डी के निर्देशांक जो होंगे उनको हम क्या मान रहे हैं कि x, y वो क्या हो जाएंगे भाई, x1 प्लस का x2 बटे 2, y1 प्लस का y2 बटे 2।
ठीक है, मान रखो जरा x1 x2 को। भाई x1 कितना माना मैंने 5 प्लस x2 कितना माना मैंने माइनस का 3/2 y1 कितना माना भाई, y1 माना है हमने 7 प्लस 3 y, और ये कितना जाएगा 2। ठीक है, ये कितना हो जाएगा भाई, 5 में से 3 जाएंगे तो 2/2 7 और 3 10 यानी कि बटे 2, 2 पंजे 10 2 1 2। जो इसके निर्देशांक है वो कितने आ गए 1,5, यानी इस बिंदु का निर्देशांक है 1,5। अब ये जो दूरी है वो दो बिंदुओं के बीच की दूरी हो गई, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला लगा दो। यहाँ पर लिखो एडी के बीच की दूरी, एडी के बीच की दूरी। ए के निर्देशांक कितने मान रखे हैं 7,5 और डी के कितने आए हैं 1,5। इनको x1 y1 मान लो और बीच की दूरी निकाल दो। x1 y1 x2 y2, बीच की दूरी का फॉर्मूला लगा दो अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, चलो तो ये क्या आ जाएगा हमारा, x2 कितना है 1, 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 5 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो ये तो 0 हो गया, तो इसका तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ये 7 में से गया 6 हो गया, और 6 का माइनस के 6 का स्क्वायर है तो बाहर क्या जाएगा हमारा 6, तो इसकी दूरी क्या आ जाएगी 6 मात्र। ऑप्शन नंबर कौन सा है भाई, इसका सी है। ठीक है भाई, यहाँ तो बात समझ में आई। चलो इसको रफ करते हैं आगे। ठीक है भाई, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या दे रखा है हमें इसमें। क्वेश्चन नंबर 13 में दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 13 इसमें दे रखा है यदि यदि हमारा sec थीटा बराबर 2 हो तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। हमें किसका मान ज्ञात करना है, थीटा का मान ज्ञात करना है। अच्छा बताओ sec थीटा में 2 किसका मान होता है भाई, बताओ sec थीटा में 2 किसका मान होता है। जो हमारा sec किसका उल्टा है cos का, cos में 1/2 किसका होगा cos 60 का, तो इसमें किसका होगा 60 का। तो ये हम कह सकते हैं कि ये जो हमारी वैल्यू है ना 2, ये वैल्यू होती है हमारी sec 60 की। देखो sec से sec कट जाएगा तो यहाँ से हम कह सकते हैं थीटा बराबर कितना आ गया हमारा 60। ठीक है भाई, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा 60, यानी कि वी ऑप्शन इसका हो जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ तक समझ में आया। अब इसी का हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। इसमें हमें क्या दे रखा है, ये कह रहा है हमसे कि यदि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कोट स्क्वायर थीटा और 1 माइनस के कोस स्क्वायर थीटा है तो इस पूरे का मान क्या होगा, इसे सोल्व करना है। देखो बातें मैं भी कर सकता हूँ, ये वो है ना, मैं सिर्फ किस पे ध्यान देता हूँ सवाल कराने पे। क्यों, क्योंकि तुम्हें भी पता है अगर मैं बातें करूंगा तो बहुत लंबी क्लास हो जाएगी और थोड़ा स्पीड से भी चलना पड़ता है, वरना क्लास लगभग 3 या ढाई 3 घंटे की हो जाएगी, तुमसे देखी भी नहीं जाएगी। ठीक है, तो सवाल करने पे ध्यान दो, इधर ध्यान दो। हम इसमें देखते हैं, तो इसमें क्या भी है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, सबको पता है दूसरी सबसमीका बनी हुई है, दूसरी तीसरी सबसमीका है ना, तीन सबसमीकाएं हमारी सबसमीका बनी है, इसका मान कितना होता है 1 गुणा, ये गुणा में है 1 माइनस के कोस स्क्वायर थीटा, ये पहली सबसमीका से क्या होता है हमारा साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा की और साइन 1 से गुणा करूंगा तो इसको कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो इसे हटा दो, तो क्या आ गया साइन स्क्वायर थीटा, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी है। तो इसका इतना ही सोल्व करना था, बहुत हल्का और आसान क्वेश्चन है, इतना कोई भारी है नहीं। ठीक है भाई, तो मैं आगे चलता हूँ। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या दे रखा है, विकल्प चल रहे हैं अभी हमारे, विकल्पों में क्या दे रखा है अभी। एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। एक क्या है, लंबवृत्तीय बेलन है। अब लंबवृत्तीय बेलन है तो तुम्हें सबको पता है कि भैया बेलन कैसा होता है, ऐसा। चलो इसके नीचे क्या बना होता है, वृत्त। तो ये कह रहा है लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल, यानी कि हमें वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है पाई आर स्क्वायर कहते हैं हम, जिसको कितना दे रखा है भाई 9 पाई दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से जरा आर निकालो, पाई से पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर से आर बराबर कितना जाएगा 3, यहाँ से हमने आर निकाल लिया। ठीक है भाई, ये कह रहा है तो उसके आधार की त्रिज्या होगी, तो त्रिज्या कितनी होगी 3 होगी। मैं तो निकाल ही रहा था, वो उसने बूझी त्रिज्या ली, कितनी होगी 3 होगी, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है, इसका ऑप्शन नंबर है ए। ठीक है, बहुत हल्का क्वेश्चन है, कोई इतना भारी नहीं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। इसमें क्या कह रहा है हमसे, क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल होगा। तो हम करें 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बना रहे हैं, तो हमने क्या करा, एक वृत्त बनाया। ये जो वृत्त है इसकी जो त्रिज्या है वो 4 सेंटीमीटर है। ठीक है भाई, ये कह रहा है कि खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल। अब मैं इसके अंदर क्या बनाता हूँ, एक वर्ग बनाता हूँ। ठीक है भाई, ये थोड़ा सा हमसे गलत बन रहा है, अगर वर्ग बनाना है तो मेरे भाई चकोर होगा बिल्कुल, है ना, मतलब उसकी सारी भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी वर्ग की। अगर मैं इसको सही से बनाऊं, ये ऐसे बनेगा।
ठीक है, इसको ऐसे मानो कि इसकी चारों भुजाएं बराबर है। अब कुछ लग रहा है कि हाँ बराबर है, यहाँ बीच में इसका सेंटर होगा। ठीक है, अब देखो ये कह रहा है हमसे खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल होगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल में पता है क्या होता है भाई, भुजा की घात 2। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा की घात 2। मैं मान रहा हूं इस वर्ग की भुजा ए है, और जो ये हमें जो इसकी रेडियस या त्रिज्या दे रखी है, इसको अगर मैं केंद्र को परिधि से मिला दूंगा तो हमारी त्रिज्या बनेगी, और वो त्रिज्या कितनी है, 4 सेंटीमीटर। तो मैंने कितना मान लिया, 4। ऐसे अगर मैं इसको इससे मिला दूंगा तो ये भी 4 बनेगी। ठीक है, और ये एक दूसरे को भैया 90 डिग्री पे काटते हैं, क्योंकि अभी किसके, इस वर्ग के क्या बन गए भैया, इस वर्ग के विकर्ण बन गए। और वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं और समद्विभाजित करते हैं। मतलब जितना ये होगा उतना ये होगा, जितना ये होगा उतना ये होगा। ठीक, अगर ये 4 है तो ये, वैसे तो ये त्रिज्याएं हैं तो हमें दे रखी है 4 4। ठीक है, अब यहाँ हमारा 90 डिग्री कोण बन रहा है, तो हम कह सकते हैं ये क्या हो गया हमारा कर्ण, और इनमें से एक आधार है, एक क्या है, लंब। तो अब यहाँ से अगर हम कर्ण निकालें, अगर हम ये वाला कर्ण निकालें, मैं इसको नाम दे रहा हूँ ए और वी। अगर मैं इसको निकालूंगा तो तुम्हें पता है सबको भाई कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, इधर को देख लेते हैं। कर्ण का स्क्वायर क्या होता है हमारा, जो कर्ण एवी है इसका जो स्क्वायर होगा वो दोनों के स्क्वायर के बराबर होगा, यानी 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि आधार भी कितना है 4, लंबी कितना है 4। तो ये हो जाएगा हमारा ए बी स्क्वायर बराबर 4 चौक 16 प्लस 4 चौक 16। तो ये हो गया हमारा ए बी बराबर 16। अगर मैं कॉमन ले लूं तो अंडर रूट 16 अगर मैं कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा भाई, एक और एक 2 ही तो बचेगा, और इस पूरे पे क्या चढ़ जाएगा, अंडर रूट 16 से क्या बाहर आ जाएगा 4, और अंदर क्या बच जाएगा 4 रूट 2। ठीक है, अब हमें देखो क्या बताना था, हमें वर्ग का क्षेत्रफल बताना था, वो क्या है, भुजा की घात 2। तो हमारी जो भुजा आई इसकी ए बी ये कितनी आई, 4 रूट 2। तो हम यहाँ रख सकते हैं 4 रूट 2 का स्क्वायर। अब 4 चौक 16 और रूट 2 का स्क्वायर करूंगा तो 2, 16 दूनी 32। तो ये हमारा 32 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या आ जाएगा भाई, क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ तक बताओ कोई दिक्कत, मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। क्लास में मजा आ रहा हो तो एक लाइक तो हमारे लिए बनता है ना। तुम क्लास देखते हो, लाइक कोई करता नहीं है भैया, देख के अपना अपना भला सोच लेते हो। देखो भाई, हर बच्चा लाइक करके जाएगा, ऐसे कोई नहीं जाएगा। देखो हमने क्या करा, 16 की वहां 2 से करी, 16 दूनी 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस सवाल को एक बार बता दो, अच्छा सवाल है। एक वृत्त था, वृत्त के केंद्र से अगर मैं परिधि को मिलाता हूँ तो त्रिज्या बन जाती है, जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर दे रखी है, और कह रहा था इस वृत्त के अंतर्गत बने इस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब मैंने इससे इस केंद्र से इसको मिलाया, इस केंद्र से इसको मिलाया और आगे बढ़ाया, तो ये हमारे इसके विकर्ण बन गए, डायगोनल बन गए। और जो वर्ग के विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। अगर एक दूसरे को 90 डिग्री पर काट रहे हैं तो ये जो त्रिभुज है हमारा, ये एक समकोण त्रिभुज बन गया। तो समकोण त्रिभुज हम क्या ला सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम में। ये आधार है, ये लंब है। ठीक है, तो ये क्या होगा, कर्ण। तो कर्ण का स्क्वायर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो हमने ये तो करा, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। इनको जोड़ लिया, 16 कॉमन ले लिया, 2 बचेगा, और अंडर रूट से बाहर निकालूंगा तो आ जाएगा 4 रूट 2। इसको उठा के किस में रख दिया मैंने, वर्ग का क्षेत्रफल निकालना था, जो क्या होता है भुजा की घात 2। तो यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, इसका वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लिया। ठीक है, मैं आशा करता हूँ यहाँ तक सभी को बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। उसमें क्या दे रखा है भाई, देखो क्वेश्चन नंबर 17 ये हमसे कह रहा है निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। सारणी का भैया माध्य निकालना है, तो ऐसे करके एक लाइन खींच लेते हैं। इधर मैं वर्ग अंतराल लिख लेता हूँ, और इधर मैं बारंबारता जिसे हम एफ कहते हैं वो लिख लूंगा। यह हमारा 3 से 5, 5 से 7, हल्का से बुझा है, ज्यादा भारी नहीं बुझा है, 7 से 9, और 9 से 11। ठीक है भाई, और इसकी जो बारंबारता हमें दी है वो दी है 4, 2, 1 और 3। ठीक है, अब हमें सबको पता है अगर हमें इसका क्या निकालना है, माध्य निकालना है, तो हमें x निकालना पड़ेगा। x क्या होता है, वर्ग अंतराल का आधा। 5 और 3 8, 8 का आधा 4। इनमें कितने का अंतर है, 2, 3 2 5। तो इसमें भी कितने का अंतर चलेगा, 2 का। 4 के बाद हो जाएगा 6। करके देख लो, 7 और 5 12, 12 का आधा 6। ऐसे अंतर बराबर चलते हैं। ठीक है, वैसे ही अगर यहाँ 6 हो गया तो इसमें फिर 2 जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा 8। इसमें फिर 2 जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा 10। अब हमें किस क्या निकालने की जरूरत है, अब हम निकालते हैं इसका f गुणा x। ठीक है, f की गुणा किससे कर देते हैं, x से। तो ये जाएगा 4 चौक 16, 6 दूनी 12, 8 ही करना 8, और 10 दिया 30। ठीक है, अब माध्य निकालने के लिए हमें इसके योग की और इसके योग की जरूरत पड़ेगी, तो इनको जोड़ लो भाई जरा। तो 4 और 2 6, 6 और 1 7, 7 और 3 10। तो इनका योग तो कितना आ रहा है 10। इनको और जोड़ो, ये जाएगा 6 2 8, 8 8 16, 16 का 6, एक यहाँ से 1 और 1 2, 2 और 3 5, 5 और 1 6, ये आ जाएगा हमारा 66। ठीक है, अब माध्य क्या होता है भाई, माध्य बराबर होता है हमारा, माध्य बराबर क्या हो जाएगा, इसको हम कहते हैं सिग्मा एफ एक्स, इसको हम कहते हैं सिग्मा एफ, और जो इसका फॉर्मूला है वो होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। ठीक है भाई, अब बताएं जरा सिग्मा एफ एक्स कितना है 66,
वैसे इसका जो बेसिक सूत्र है वो यही है, पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। ठीक है, तो वो कितना आया, वो 66 आया है, और ये कितना है भाई हमारा 10 आया है। ठीक है, 10 से भाग करूंगा तो ये कितना आ जाएगा 6.6। ऑप्शन में है भैया 6.6, कौन से ऑप्शन में है, सी में। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा भाई, सी हो जाएगा। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन सोल्व कर लिया हमने, 17 क्वेश्चन सोल्व कर लिए। ठीक है, देखते हैं 18वां क्वेश्चन क्या कर रहा है। एक पासे को फेंका जाता है तो अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता होगी। इसे तो मैं यही बता दूंगा, थोड़ी सी जगह बची हुई है, यही बता सकते हैं हम इसको। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, ये कह रहा है हमसे कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है, एक पासे को एक बार फेंक रहे हो तो जो हमारा सैंपल स्पेस बचेगा, सैंपल स्पेस बनेगा, उसमें कितने अवयव होंगे, उसमें 6 होंगे, 6 कंडीशन होंगी, 6 नंबर। ठीक है भाई, फिर ये कह रहा है तो एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता होगी। अब देखो अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होंगी, अभाज्य संख्याएं पहली बात तो 2 से शुरू होंगी, 2, 3, 5। कितने कितने नंबर आ रहे हैं, मैं उस कंडीशन को ए मान रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें कितने नंबर आ रहे हैं हमारे, 3 नंबर। कौन कौन से, 2, 3 और 5। ये दोनों संख्या क्या है, तीनों संख्याएं क्या है, अभाज्य। अब हमें प्रायिकता निकालनी है किसकी, ए की। तो ए की प्रायिकता हो जाएगी भैया नंबर ऑफ ए बटे नंबर ऑफ एस। ठीक है, वही वाली बात है, अनुकूल परिस्थितियां स्थितियां बटे कुल स्थितियां या परिस्थितियां। ठीक है, लगाओ भाई नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ ए कितने हैं 3, और ये कितना भैया टोटल 6, 3 गुना 3, 3 दूनी 6, तो कितना आ जाएगा 1/2। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ठीक है भाई, यहाँ तो समझ में आया। चलो इसको रफ करते हैं, आगे आगे चलते हैं। ठीक है भाई दोस्तों, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 तक हो गए थे, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दे रखा है मेरे भाई, इसमें हमें दे रखा है यदि किसी आवृत्ति वितरण का माध्य 20.5 तथा माध्य का 21 हो तो उसका बहुलक होगा। इन तीनों में एक फॉर्मूला है बड़ा अच्छा सा, हमें दे रखा है माध्य, हमें जो माध्य दे रखा है वो कितना दे रखा है भाई, माध्य जो है 20.5 है। ठीक है, और माध्य माध्य का जो दे रखी है, माध्यक या माध्य का एक ही बात है। ठीक है, चाहे वो माध्यक लिख दे या माध्य का लिख दे, दोनों क्या है, एक ही बात है। ये कितना है 21, और हमसे क्या पूछ रहा है, बहुलक पूछ रहा है। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला क्या होता है बताओ, बहुलक बराबर होता है, इन तीनों में एक संबंध होता है, वो है बहुलक बराबर होता है हमारा 3 गुणा माध्यक माइनस 2 गुणा माध्यक। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, इसमें लगाओ जरा। तो 3 गुणा माध्यक, 3 से गुणा करनी है हमें माध्यक, माध्यक कितना है 21 माइनस 2 गुणा माध्यक, माध्यक कितना है हमारा 20.5। तो 21 होने वाली 21 किया 63 माइनस ये 20 का 2 गुना 40, और 5 का और करेंगे तो कितना जाएगा 41। 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा, 6 में से 4 जाएगा 2 बचेगा, तो कितना जाएगा 22। ऑप्शन नंबर कौन सा है इसका, डी। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है, डी। सीधा सीधा फॉर्मूला दिया था हमने, वैल्यू रखी निकल गया। ठीक है, आगे चलते हैं, कितना क्यों टाइम देना है इस क्वेश्चन को। 20वां देखते हैं क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। ये तो सोचने वाला सवाल है भैया, कि प्रायिकता जो है 1 से बड़े नहीं होती और 0 से छोटे नहीं होती, तो जो भी 1 से बड़ा आ रहा होगा, साफ साफ ऑप्शन है 4/3। 4/3 है, 1 से बड़ा आ रहा है, ये हो ही नहीं सकता, 3 गुना 3 और कितना बचा 1, 3 3 9, 1.3 आ रहा है, इतनी प्रायिकता हो ही नहीं सकती किसी की। तो पहला ही ऑप्शन क्या हो गया इसका, सही हो जाएगा। उसने बूझा है कि निम्नलिखित में कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, की प्रायिकता वो हो ही नहीं सकती, तो वो यही वाला ऑप्शन है 4/3। ये कोई प्रायिकता हो ही नहीं सकती क्योंकि 1 से बड़ी हो गई। ठीक है, क्योंकि प्रायिकता की लिमिट है 0 से 1 के बीच होती है, छोटी छोटी 0 हो सकती है और ज्यादा से ज्यादा 1 हो सकती है। ठीक है भाई, चलो ये भी हो गया। अब देखते हैं हम खंड वह। ठीक है, यहां से अब हम शुरू कर रहे हैं नीचे की ओर खंड वह। ठीक है भाई, खंड वह में क्वेश्चन नंबर 1, खंड वह का हम कौन सा देख रहे हैं अब, क्वेश्चन नंबर 1। क्या दे रखा है, यदि कोट ए बराबर v बटे ए, हमें दे रखा है कि जो हमारा कोट ए है वो बराबर है v बटे ए के, और ये ए छोटा नहीं होकर बड़ा है, कोट ए बराबर v बटे ए है। तो हमें सिद्ध करना है कि जो हमारा v sec a बटे a कोसेक a होगा वो बराबर होगा 1 के। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। चलो पहले तो यहां से एक त्रिभुज बना लो, तो यहां से अगर मैं एक समकोण त्रिभुज बनाऊंगा तो वो ऐसा ही तो बनेगा। अब कोट क्या होता है भैया हमारा, लाल बटे कक्का से हम क्या कह सकते हैं इसको, आधार बटे लंब। अब लंब कितना हो गया a और आधार कितना हो गया v, तो पाइथागोरस लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी क्योंकि इसमें सीधा सीधा क्या आ जाएगा, a² प्लस का v²। भाई कण क्या होता है,
कण इन दोनों के योग के स्क्वायर के बराबर होता है कि नहीं होता? तो हमने वही तो करा, इस पे स्क्वायर है तो इस पे लगा दिया, तो यह जाएगा हमारा कण। हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ा सा सोचना शुरू करो, ठीक है। किसी को लगानी है भैया समकोण त्रिभुज बनवाया, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा देना। अब मैं निकालूंगा सेक ए, तो सेक ए की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी? सेक ए हमें पता है क्या होता है भाई, कण बटे आधार, ठीक है, लाल बटे कक्का से, एल ए एल बटे के ए। तो यहां से आ जाएगा हमारा कण। कण कितना आया हमारा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का वी स्क्वायर बटे ए। ए मतलब आधार, आधार कितना हमारा वी। ऐसे में यहां से किसकी वैल्यू और निकालूंगा? कोसेक, कोसेक ए की वैल्यू और निकालूंगा। कोसेक ए की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई? कोसेक किसका उल्टा होता है? साइन का, यानी कि कितना हो जाएगा हमारा? कण बटे लंब। कण कितना है हमारा? कण है हमारा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का वी स्क्वायर, और लंब कितना हमारा? लंब है ए, ठीक है। दोनों चीजों की यहां से वैल्यू आ गई। इसमें से क्या करता हूं मैं? इसमें से LHS उठा लेता हूं, जो हमें सिद्ध करना है। LHS बराबर है हमारी V sec A वटे A कोसेक A, है कि नहीं है भाई? अब इसकी LHS में V गुणा sec A का मान रखता हूं। sec A का मान है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का वी स्क्वायर बटे वी, और पूरे के बटे में क्या है? ए गुणा कोसेक, कोसेक का मान है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का वी स्क्वायर और बटे में ए, है कि नहीं अभी? ए से ए कट गया, वी से वी कट गया, तो ये हमारा क्या बचा भाई? यहाँ हम इसे कह सकते हैं कि क्या बचा है, यहीं को लिख देते हैं। चलो चलो यही लिख देते हैं। ये बचेगा हमारा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का वी स्क्वायर बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का वी स्क्वायर, और इससे पूरा पूरा कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? एक। आया सवाल समझ में? अगर सवाल करने में मजा आ रहा हो तो एक लाइक और एक कमेंट जरूर छोड़ के जाएं, ठीक है। और अगर तुम्हें कोई डाउट है तो हम रोज रात को 8 बजे से 9 बजे, 8 बजे शुरू हो जाती है डाउट क्लास। उसमें ग्रुप में जो भी हमें डाउट के सवाल भेजता है, हम उसके हाथों हाथ लाइव बिल्कुल सॉल्यूशन देते रहते हैं। तो हमारी लाइव में जरूर जुड़ें, ठीक है भाई। ये लाइव हमारी पेपर, जब तक तुम्हारा मैथ का पेपर नहीं होता तब तक चलेगी, और 20 फरवरी से जब तक पेपर नहीं होता तब तक ये क्लास चलती रहेगी, ठीक है भाई। चलो अगला सवाल देखते हैं, कहां तक पहुंच गए थे हम? क्वेश्चन नंबर 1 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक का ए था ये, क्वेश्चन नंबर 1 का कौन सा था? ए। अब इसी का कौन सा देखते हैं हम? अगला जी। एक्स के किस मान के लिए 2x x प्लस 8, तीन शब्द दिए हैं, 2x और फिर दिया है x प्लस का 8 और फिर दिया है हमें 3x प्लस 1, 3x प्लस 1, ठीक है। ये किस में होंगे? समांतर श्रेणी में होंगे। x के किस मान के लिए ये पद किस में होंगे? समांतर श्रेणी में। अगर ये पद समांतर श्रेणी में है तो क्या होगा? इनका सारवांतर बराबर होगा, यानी कि तुम कहीं से भी d निकाल लो, वो क्या आना चाहिए? बराबर आना चाहिए। तो मैं पहले इसको क्या कह देता हूँ? a1, इसको a2, इसको a3, और मैं d1 निकालता हूँ, जो हो जाएगा मेरा a2 माइनस का a1, ठीक है। a2 कितना है? a2 हमें पता है x प्लस 8 है, माइनस a1 कितना है? a1 2x है, तो x में से 2x जाएंगे तो माइनस का x प्लस 8 बचेंगे, ठीक है। अब मैं यहीं से क्या करता हूँ? d2 और निकाल लेता हूँ। d2 क्या हो जाएगा? a3 माइनस का a2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा भाई? a3 कितना है हमारा? a3 है 3x प्लस का 1 माइनस a2 कितना है भाई? a2 है x प्लस का 8, ब्रैकेट लगाना पड़ेगा क्योंकि क्या है? माइनस चिन्ह है, ये अंदर गुणा करेगा और इसको चेंज करेगा, ठीक है मेरे भाई। अब देखते हैं इसमें, तो ये आ जाएगा 3x प्लस 1 माइनस का x माइनस का 8। अब देखो जरा क्या आएगा यहाँ से भाई, 3x में से एक x आ रहा है तो 2x, और ये 1 और ये माइनस का 8, तो यहाँ से बचेगा माइनस का 7। और यहाँ हम कह सकते हैं कि d1 बराबर है d2 के, क्योंकि पद काय में है? समांतर श्रेणी में। समांतर श्रेणी का सारवांतर क्या होता है? बराबर। समांतर श्रेणी की पहचान ये है कि जिस श्रेणी का सारवांतर समान हो क्या कहलाती है? समांतर श्रेणी, ठीक है भाई। d1 बराबर d2। d1 की वैल्यू कितनी है हमारी? माइनस का x प्लस का 8 बराबर d2 की वैल्यू कितनी है? d2 की वैल्यू है हमारी 2x माइनस का 7, 2x माइनस का 7। इस 7 को इधर ले जाओ, इस x को इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 8 प्लस का 7, और ये हो जाएगा हमारा 2x प्लस का x। 8 7 15 होते हैं, और 2 और 1 3x होते हैं, 3 पंजे 15, तो x का मान यहाँ से सीधा सीधा हम कह सकते हैं क्या आ गया भाई? 5, ठीक है। अब ये x का मान हमारा कितना आ गया? 5 आ गया, ठीक है भाई। तो ये कह रहा था हमसे x के किस मान के लिए? तो x के 5 मान के लिए समांतर श्रेणी में होंगे, ठीक है। चलो यहाँ तो समझ में आया? अगर समझ में आ रहा हो तो एक बार लाइक कर देंगे जरूर जरूर, ठीक है। इसके बाद अच्छा सवाल आया है, इसको रफ करते हैं, उसको सिद्ध करते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों क्या दे रखा है हमें। अगला सवाल दे रखा है हमें इसी का, पहले का सी में क्या दे रखा है, देखो जरा।
इसमें हमसे कह रहा है कि 2√3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। कौन सी? 2√3 को क्या सिद्ध करना है? एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। देखो इससे पिछले सेट में मैं √3 को अपरिमेय सिद्ध कर चुका हूँ, पूरी लैंग्वेज लिखवाई है, बड़े आराम से बताया है। तो इससे पिछले सेट का लेक्चर नंबर 2 में होगा शायद, ये है ना, वो क्वेश्चन देख लेना कौन सा आ रहा है। पहले लेक्चर में विकल्प विकल्प है, दूसरे में पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन है, और तीसरे लेक्चर में जो लॉन्ग क्वेश्चन है वे है। ठीक है, तो एक बार तुम किसमें देख लेना भाई, वो पिछले लेक्चर में देख लेना। ठीक है, बाकी ये कैसे होगा मैं बता दे रहा हूँ। देखो √3 को तुम क्या करना, सबसे पहले √3 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध कर देना। और तो मैं मान रहा हूँ कि √3 तुमने क्या कर दिया, अपरिमेय सिद्ध कर दिया। उसके बाद जो लिखना वो बता रहा हूँ। √3 एक अपरिमेय संख्या है, ये मैं लिख रहा हूं, लेकिन तुम्हें प्रूव करनी पड़ेगी। देखो इसमें चाहे कुछ जोड़ के दे दे, चाहे गुणा करके दे दे, चाहे घटा के दे दे। ठीक है, पहले तो जो रूट में है उसको अपरिमेय सिद्ध करो, जिस मेथड से हम करते हैं बिल्कुल बाकायदा। ठीक है, उसको उस तरीके से सिद्ध करने के बाद जो लैंग्वेज लिखनी है वो मैं लिखवा रहा हूँ। √3 एक अपरिमेय संख्या है, तुम सिद्ध कर चुके हो। अब हम यहाँ एक लाइन लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि हम क्या जानते हैं कि किसी भी अपरिमेय किसी भी अपरिमेय संख्या में किसी भी परिमेय संख्या किसी भी परिमेय संख्या को जोड़ने घटाने गुणा करने अथवा भाग करने पर वह संख्या अपरिमेय ही रहती है, अपरिमेय ही रहती है। ठीक है, ये लाइन लिख के नीचे लिख देना, अतः 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है भाई, आया समझ? चलो अब इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। सी हो गया, अब इसका देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर डी। क्या दे रखा है भाई? एक घन का आयतन 729 घन सेंटीमीटर है, इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें घन का आयतन दे रखा है, घन की सारी भुजाएं बराबर होती हैं, और घन के भुजा में मान रहा हूं माना घन की भुजा, माना सही से लिख लो, माना घन की भुजा बराबर ए। ठीक है, घन की भुजा को ए मान लिया। चलो आगे देखते हैं। अब हमें क्या दे रखा है, घन का आयतन दे रखा है। घन का आयतन बराबर 729 सेंटीमीटर की घात 3, और घन का आयतन होता क्या है, भुजा की घात 3, यानी कि ए की घात 3। ए की घात 3 कितना दे रखा है हमें, 729। तो यहां से मुझे ये बता दो ए कितना आएगा। ए आएगा हमारा, करणी आएगी ये 3 की 729, और 729 किसका होता है भाई, 8 का 512 9 का। ठीक है, ये किसका है भैया, 729 किसका घन है, 729 9 का घन है। तो 729 का घनमूल क्या आ जाएगा, 9। तो हमने क्या निकाल ली, इसकी भुजा निकाल ली। अब हमसे क्या कह रहा है, इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं कि घन का जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो होता है 6 गुना भुजा की घात 2। तो भुजा हमने कितनी मान रखी है, ए, तो ए की घात 2 हो जाएगा। 6 गुना 9 की घात 2, 6 गुणा 9 9 81, 6 करना 6 और 8 6 48, तो कितना आ जाएगा 486। नीचे दिख रहा है भाई, कितना आ जाएगा 486। ठीक है भाई, बताओ यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। देखो इस सवाल को जरा एक बार स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लो। ठीक है भाई दोस्तों, आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर कौन सा चल रहा है हमारा। पहले का ई देखते हैं। पहले के ई में हमें क्या दे रखा है, देखेंगे जरा। पहले के ई में हमसे कह रहा है कि बिंदु
2, -3 और -4, 6 को मिलाने वाले रेखाखंड को 1:2 के अनुपात में अंतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी कि दो बिंदु हैं, पहला हमारा ए है, दूसरा हमारा वी है, और बिंदु ए को मैं मान रहा हूँ 2, -3 और बिंदु को वी को मैं मान रहा हूँ -4, 6 को मिलाने वाले रेखाखंड को एक बिंदु, इन दोनों मिलाने वाले रेखाखंड को एक बिंदु जो है वो 1:2 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो इसे क्या कहते हैं हम M1, इसे क्या कहते हैं हम M2। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम X1, इसको Y1, इसको X2, इसको Y2। ठीक है भाई, और अंतर विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो हमें डायरेक्ट क्या लगाना है, फॉर्मूला। हमें पता है कि फॉर्मूला उसके निर्देशांक हमने क्या मान लिए, इस बिंदु डी के निर्देशांक हमने क्या मान लिए, x, y बराबर होगा हमारा x1 m2 प्लस x2 m1 बटे m1 प्लस का m2। सभी को फॉर्मूला याद है कि नहीं याद है? ठीक है, कौन से चैप्टर से, निर्देशांक ज्यामिति 7वां चैप्टर। ठीक है भाई, क्या लगाते हैं, x1 m2 प्लस x2 m1 बटे m1 प्लस का m2। ऐसे इधर क्या हो जाता है y वाला, y1 m2 प्लस y2 m1 बटे m1 प्लस का m2। ठीक है, ये रखा। अब जरा इसकी वैल्यू रखो भाई, x1 कितना माना 2 गुणा m2 कितना है 2 प्लस x2 कितना है -4 गुणा m1 कितना है भाई हमारा, अच्छा m1 ये रहा 1 बटे m1 प्लस m2 यानी कि 2 और 1 3 कोमा y1 कितना है हमारा भाई -3 गुणा m2 कितना है 2 प्लस y2 कितना है हमारा 6 और m1 कितना है 1 और बटे में आ जाएगा हमारा 3। ठीक है भाई, यहाँ तो समझ में आया। आगे देखो जरा क्या आएगा, ये हो जाएगा हमारा 2 दूनी 4, तो ये हो गया हमारा 4 प्लस माइनस -4 बटे 3 कोमा, हो जाएगा 3 दूनी 6 माइनस का 6 प्लस 6 का ना 6 और बटे में क्या आ जाएगा हमारा 3। ये मेरे भाई दोनों ही क्या हो रहे हैं, जीरो हो रहे हैं, क्योंकि 4 में 4 जाएंगे जीरो, इसमें से जाएगा जीरो। देखना पड़ेगा तो इसके निर्देशांक क्या दे रखे हैं, पहले का ई, पहले का ई 0,0 ही दिए हुए हैं। ठीक है, सोच रहा कहीं कुछ गलत ना हो, 0,0 ही दे रखे हैं, तो ये आ जाएगा हमारा 0 और ये भी क्या आ जाएगा हमारा 0। तो x, y हमारे कितने आ जाएंगे 0,0। ठीक है भाई, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, आया समझ में यहाँ तक? चलो अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर F। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा हो तो हम रोज रात को 8 बजे लाइव आते हैं और उसमें हम डाउट लेते हैं। वहां हमें डाउट में आप बता सकते हैं कि हमारी ये समझ में नहीं है, हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक उसमें डाल देते हैं। हम व्हाट्सएप ग्रुप में हमें फोटो खींच के भेज सकते हो कि हमें ये सवाल समझ में नहीं आया, अगर तुमसे लिखा नहीं जाता है, टाइप नहीं होता है तो ठीक है, सब तुम्हारे लिए व्यवस्था की गई है, बस तुम पढ़ते रहो। ठीक है, मैथ की तैयारी मतलब मैथ जीरो। ठीक है, ये भैया कोई घमंड वमंड नहीं है, विश्वास है, आई एम द बेस्ट, मुझसे अच्छा तुम्हें कोई नहीं समझा सकता। ठीक है, मैं ज्यादा बातें नहीं करता, मैं सिर्फ समझाने पे ध्यान देता हूँ, ज्यादा बातें करूंगा ज्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी, बस इतनी सी बात है। देखो ऐसा नहीं है, स्कूल में भी पढ़ाता हूँ एक। ठीक है, अगर तुम कहो तो रात को लाइव में तुम्हें दिखा भी देंगे, और आज दिखाएंगे भी लाइव में हम। ठीक है, जो हमारे बच्चे हैं उनको दिखा देंगे आपको, और 3 साल का एक्सपीरियंस है, बाकी उम्र पे मत जाओ। ठीक है, देखते हैं इधर। तो जो इसका ई हो गया, क्वेश्चन नंबर एफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर एफ क्या दे रखा है, निम्नलिखित आवर्त सारणी में माध्य ज्ञात कीजिए। तो माध्य ज्ञात करने के लिए इसको रफ करना पड़ेगा, इसको रफ करते हैं। ठीक है भाई, अब देखते हैं हम इसी पहले का एफ क्वेश्चन। इसमें क्या दे रखा है हमें, एक तरफ तो दे रखा है वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, दूसरा हमें बारंबारता जिसे हम एफ कहते हैं, और इसमें हमें क्या निकालना है, निम्नलिखित आवर्ती वितरण से माध्य ज्ञात कीजिए, हमें माध्य निकालना है। ठीक है, करो जरा। इसमें हमें क्या दे रखा है, 0 से 10, फिर यहां दे रखा है हमें 10 से 20, फिर दे रखा है हमें 20 से 30, और फिर दे रखा है 30 से 40 और 40 से 50। ठीक है, इसकी बारंबारता लिखो जरा। बारंबारता इसकी 8 है, इसकी 12 है, इसकी 10 है, इसकी 11 है और इसकी 9 है। ठीक है, यहाँ तक तो अभी कुछ नहीं करा, सवाल ही उतारा है, यहाँ तक तो समझ में ही रहा होगा। चलो आगे देखते हैं। आगे जो हमें करना होता है, हमें निकालना होता है x, और x मेरे भाई क्या होता है, इन दोनों का आधा, वर्ग अंतराल को दोनों को जोड़ के आधा। तो 10 का आधा हमें पता है कितना होगा, 5 होगा। अब इसमें कितने का अंतर है, 10 का, तो इसमें भी 10 का अंतर चलता है। अब अगला जो आएगा वो 15 आएगा, फिर अगला जो आएगा 25, फिर अगला 35, और फिर जो आएगा हमारा वो 45 आएगा। ठीक है, 5, 15, 25, 35, 45। ठीक है भाई, कितनी बात समझ में आई? अब इसी को हम आगे देखते हैं। तो x हमने निकाल लिया। अब देखो इस सवाल को, ये होगी हमारी निरक्षीय विधि। इससे आगे जाते हैं हम, कौन सी आती है, विधि का नाम याद है, लेकिन हम सब पग विचलन विधि तक लेके जाएंगे। ठीक है, निरपेक्ष विधि है एक पग विचलन विधि हो गई, और एक कौन सी है, एक और है ना, ध्यान देख लेना तुम। तो इसमें हम डी निकालते हैं,
और डी बराबर क्या होता है x माइनस का a। अब इसमें से a हमें अपने आप मानना पड़ेगा, तो हम इसमें कितने हैं दो, तो बीच वाले को मानते हैं लगभग, तो इसमें बीच वाला ये है तो इसको मान लिया हमने a। अब इसको a माना है तो इसमें से घटाओ, 25 घटेगा 5 में से तो माइनस का 20 बचेगा। अब इसमें भी 10 का अंतर चलेगा तो ये माइनस का 10, 0 10 और 20, ठीक है, ये ऐसे आता है। अब हम निकालते हैं यहाँ पे u, जो कि u बराबर क्या होता है हमारा, u बराबर होता है d बटे h, और h क्या होता है वर्ग अंतराल का अंतर, ठीक है। h बराबर क्या है हमारा 10, वर्ग अंतराल का अंतर। तो इसमें 10 से भाग करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 2, इसमें 10 से भाग करूंगा तो कितना जाएगा माइनस का 1, और ये 0 है तो 0 ही रहेगा, ये 1 ये 2, ठीक है भाई, कुछ गलत तो नहीं है। 25 में से 5 जाएंगे तो 20 बचेगा, फिर 20 फिर 10 का अंतर 0 10 और 20, ठीक है भाई, ये आ गया हमारा d बटे h। चलो अब क्या करते हैं हम, अब इसमें गुणा करते हैं हम u की, f की गुणा होती है u से, f गुणा u, करो जरा f की गुणा u से, तो ये आ जाएगा माइनस का 2 और 8 की गुणा होगी तो माइनस का 8 दूनी 16, ये माइनस का क्या है 1 है और ये 12 है, तो यहाँ कितना आ जाएगा भाई माइनस का 12 आ जाएगा, ठीक है। ये 0 से करेंगे तो 0, और 1 की 11 से होगी तो 11, और 2 की 9 से होगी तो 18, तो यहाँ हमारा 18 आ जाएगा, ठीक है भाई, आए यहाँ तक समझ में। इसका और इसका अब हमें योग चाहिए तो इनको जोड़ लो भाई, देखो इसको जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा 12 और 8 20, 20 और 10 30, 30 और 10 40, 40 और 10 50, तो ये जुड़ के हमारा 50 हो जाएगा। इनको जोड़ो जरा, तो पहले माइनस माइनस वाले अलग जुड़ेंगे तो जाएगा 6 और 2 8, 1 और 1 2 माइनस के 28, प्लस प्लस वाले अलग जुड़ेंगे तो 8 और 1 9, 1 और 1 2 29, तो यहाँ जो बचने वाला है हमारा इनका योग 1 बचने वाला है, यानी कि समेसन एफ यू, इसको एफ आई यू आई भी कह देते हैं, है ना, जो माना वही कह सकते हैं हम इसको। इसका जो हमारा योग आया है वो कितना आया है 1। ऐसे ही जो हमारा ये इसे कहते हैं हम सिग्मा एफ कितना है हमारा 50 और h बराबर है 10। अब तुम्हें पता है जब हम इसको इस विधि से करते हैं तब माध्य का सूत्र होता है हमारा क्या हो जाता है भाई a प्लस सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ और गुणा में h, ठीक है। रखो जरा a कितना है भाई, a हमारा क्या है यहाँ से 25 है तो यहाँ लिखेंगे हम 25 प्लस सिग्मा एफ यू कितना है हमारा 1 आया, और सिग्मा एफ कितना है हमारा 50 आया, और इसकी गुणा किससे हो रही है भाई 10 से, 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा हमारा 25 प्लस 1 बटा 5, 5 से 1 को भाग करेंगे कितना 0 पॉइंट और 5 दूनी 10, तो ये आ जाएगा हमारा 25.2, इसका जो माध्य है वो कितना आ जाएगा 25.2, ठीक है। आंसर क्या दे रखा है भाई, आंसर में दे रखा है इसके 25.2 पूरा पूरा दे रखा है, ठीक है। तो ये हमारा इसका आंसर आया समझ, यहां तक अगर समझ आया हो तो एक बार लाइक और एक कमेंट हमारे लिए जरूर बनता है, एक लाइक करके जरूर जाएंगे, ठीक है। इससे हमें थोड़ा फायदा होगा, तुम्हें थोड़ा फायदा होगा, हमें अच्छा लगेगा, तुम्हारे लाइक से मोटिवेट होंगे तो और वीडियो बनाएंगे, ठीक है भाई, कि बच्चों को समझ में आ रहा है, लाइक कर रहे हैं। चलो अब इसको इससे अगला सवाल देखते हैं, उसके लिए इसको रफ करना पड़ेगा, इसको रफ करते हैं।